हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पा रहे हैं भर्ती के नए नए अपडेट और साथ में एलटी की मैं आपको प्रिपरेशन कराने के लिए फर्स्ट पेपर की सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनसीएफ, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा पूछा ही जाता है, तो डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 को डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे चैनल पे आपको फालतू की चीजें कुछ भी नहीं मिलेंगी, टू द पॉइंट स्टडी मिलेगी, और ना ही फालतू की चीजों को मैं बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनसीएफ होता क्या है। तो देखिए एनसीएफ के बारे में। तो एनसीएफ जो है ये 2005 में दिया गया था, और आपको पता है कि एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अगर एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछता है आपको तो वो होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार हुई थी। अब देखिए एनसीएफ की नीड इसलिए पड़ी ताकि आप शिक्षा में नए नए नवाचारों को सीख पाए, नए नए चीजें जुड़ी गई इससे। अब इसकी मेन मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले कि इसका उद्धरण कहाँ से हुआ है। तो इसका जो उद्धरण हुआ है वो एक रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको आप जानते हैं, बहुत बड़े जो है विद्वान थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से इनकी जो है क्या हुई है, इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की उत्पत्ति हुई है। और वो निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। तो एनसीएफ की जो उद्धरण हुआ है वो हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। यह एक क्या है, निबंध है। किसका निबंध है? रविंद्रनाथ टैगोर का, R N टैगोर, आपको पता ही है। तो इनके जो एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उससे उद्धरण हुआ है किसका? एनसीएफ का। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसे आप हिंदी में कहेंगे शिक्षा बिना बोझ के। तो ये आपको एक फेमस सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ के। जो आपके पास एनसीएफ था उससे बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई। तो एनसीएफ का जो प्रमुख सूत्र है वो होता है शिक्षा बिना बोझ के। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रमुख सूत्र था, प्रमुख सूत्र यानी यही है, इसका प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। ये कब विचार में आया? तो इससे प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा बिना बोझ के जो प्रमुख सूत्र है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का, वो कब विचार में आया? तो वो विचार में आया आपके पास 1993 में। तो यहाँ से हमने तीन चीजें देखी कि एनसीएफ की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की हम बात कर रहे हैं। इसका जो उद्धरण हुआ वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। इसका प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। और इस प्रमुख सूत्र का जो विचार आया वो 1993 में आया। अब बात करते हैं कि ये एनसीएफ 2005 ने जो है प्रमुख रूप से किस पे बल दिया। तो जो आपकी एनसीएफ 2005 था उसने प्रमुख रूप से बल दिया शांति के लिए शिक्षा पर। इसने किस पे बल दिया? शांति के लिए शिक्षा पर। तो प्रमुख रूप से अगर बल देने की बात की जाएगी तो वो किस पे दिया? शांति के लिए शिक्षा पर। और एनसीएफ ने जो है यह माना कि ये जो एनसीएफ 2005 है ये सपनों के भारत को धरातल पर उतारने वाली युक्ति है। ये कहा गया कि एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 सपनों के भारत को, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने वाली युक्ति माना गया। धरातल पर उतारने वाली युक्ति माना गया। अब धरातल पर उतारने वाली युक्ति इसलिए माना गया ताकि जो है इससे जो एनसीएफ 2005 थी इसकी सारी बातें जो है कहाँ पे हो जाए?
इम्प्लीमेंट हो जाएं शिक्षा में। तो इसलिए जो है एनसीएफ 2005 को सपनों के भारत को धरातल पर उतारने वाली युक्ति माना गया। अब बात करते हैं कि कार्यशाला है। तो जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, इसकी जो कार्यशाला है वो कहाँ पे आपके पास, नई दिल्ली में। तो इसकी जो कार्यशाला है वो आपके पास नई दिल्ली में है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि एनसीएफ का अनुवाद कितने भाषाओं में किया गया। तो एनसीएफ का जो अनुवाद है वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, आपको पता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। तो उन सभी 22 भाषाओं में ही किसका अनुवाद किया गया, एनसीएफ का अनुवाद किया गया। यानी एनसीएफ का अनुवाद आपको 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में मिलेगा। तो जितनी भी 22 भाषाएं भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त हैं, जो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, इन सब भाषाओं में जो है एनसीएफ का क्या किया गया, अनुवाद किया गया। अब हम बात करेंगे कि जो एनसीएफ है उससे रिलेटेड कमिटी कौन सी थी, क्योंकि कोई भी आयोग बनता है या कोई भी फ्रेमवर्क बनता है, कोई भी चीज बनेगी उसके लिए एक आयोग गठित होता है। तो इसी तरह से हमारे पास भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के लिए एक आयोग का निर्माण हुआ, कमेटी का निर्माण हुआ, और इस कमेटी का नाम था यशपाल कमेटी। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अगर यशपाल कमेटी है तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ होगा, यशपाल जी की अध्यक्षता में। देखिए जनरली क्या होता है कि जिसके नाम से कमेटी बनती है वही उसका अध्यक्ष होता है। तो इसलिए जो संबंधित कमेटी है एनसीएफ 2005 से, वो है आपके पास यशपाल कमेटी। और इस यशपाल कमेटी में जो है आपके पास कितने सदस्य थे, 38 सदस्य। तो ये भी पूछ सकता है कि यशपाल कमेटी में कितने सदस्य थे, तो इसमें थे आपके पास 38 सदस्य। और यशपाल कमेटी ने लर्निंग विदाउट बर्डन नाम की रिपोर्ट बनाई। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो किस नाम से की, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसीलिए जो है एनसीएफ का जो सूत्र माना गया, प्रमुख सूत्र माना गया, उसे भी लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के माना गया। अब बात करते हैं कि एनसीएफ का जो 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए एनसीएफ 2005 के उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन तथा ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य माना गया जीवन तथा ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना, दूरी को कम करना। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं कि ज्ञान और जीवन की दूरी को कम करने का अर्थ क्या है, कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो हमें वास्तविक चीजें हैं उसकी प्राप्ति हो, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे आप किसी भी चीज को करने से सीखते हैं तो वो आपका वास्तविक ज्ञान होता है। तो यही चीज, इसी चीज को मुख्य उद्देश्य मानते हुए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य माना गया कि जीवन तथा ज्ञान के मध्य की दूरी को क्या किया जाए, कम किया जाए। यह किसका उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का। और इसमें कहा गया कि बच्चा जो है अनुभवों से सीखे, या उसे अनुभवों से ज्ञान की प्राप्ति हो। तो मुख्य फोकस अनुभवों से ज्ञान की प्राप्ति पर रहा है। तो ये था आपका एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य। एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जीवन तथा ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना, यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना, यानी इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे तो अनुभवों से ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ये है आपका एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं एनसीएफ के मुख्य पाठ, वो है आपके पास एनसीएफ 2005 के क्षेत्रीय भाग। तो एनसीएफ 2005 के जो है 5 भाग थे। तो इसमें जो है पहला भाग है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है बच्चे के लिए राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना की गई। परिक्षेप्य का मतलब कि बच्चे के लिए राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना या
बच्चों को जो है राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना कह सकते हैं आप, या फिर इनके बारे में बताना या महत्वता को डिस्कस करना कि क्यों हमारे राष्ट्रीय मूल्य जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका परिप्रेक्ष्य के अंदर आएगा। बहुत सारे सिद्धांत दिए परिप्रेक्ष्य के अंदर, जैसे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। इसके अंदर जो है परिप्रेक्ष्य के अंदर 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर बल दिया गया। उसमें जो मुख्य थे, पहला था आपके पास कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल से बाहर जोड़ा जाए, ये आपका पहला परिप्रेक्ष्य के अंदर था सिद्धांत। दूसरी बात कही गई कि रटरंत विद्या को खत्म किया जाए, रतंत्र प्रणाली खत्म की जाए। मैं क्रॉस दिखा रहा हूं, यानी खत्म की जाए। फिर तीसरा आपका जो पाठ्यचर्या हो वो पुस्तक केंद्रित हो। तो जो पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, पास जो पाठ्यचर्या है वो केवल पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना होके उसको बाहर की चीजों से जोड़ा जाए। और जो चौथा था आपका, गतिविधियां की जाए, स्कूल में एक्टिविटी की जाए। आज भी एनसीएफ की बहुत सारी बातें जो है लागू हैं प्रेजेंट शिक्षा प्रणाली में भी। और पांचवी बात जो कही गई कि विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मूल्यों के लिए तैयार किया जाए। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के लिए तैयार किया जाए। ये 5 चीजें किसके अंदर बताई गई? परिप्रेक्ष्य के अंदर। अब बात करते हैं सीखना और ज्ञान की। तो सीखने और ज्ञान में ये बताया गया कि बच्चे को जो है वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाए। वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाए, तैयार किया जाए। ये किसके अंदर आएगा? आपके सीखना और ज्ञान के अंदर। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र, जो तीसरा उद्देश्य था। तो तीसरा जो पार्ट है आपके पास, भाग है एनसीएफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र। अब पाठ्यचर्या के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि बच्चे को जो है एक तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा बच्चे को गणित की शिक्षा आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बताएगी बच्चे के लिए, तीसरा कि इसको जो है विज्ञान आना चाहिए, और चौथा इसके सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो मुख्य रूप से पाठ्यचर्या के क्षेत्र में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग 4 विषयों को सम्मिलित किया गया: भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और मुख्य फोकस जो है विज्ञान और गणित में रहा, जबकि भाषा के अंदर जो है आपके पास हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, और एक तीसरी भाषा पे भी फोकस किया गया जिसे कहा गया स्थानीय भाषा। तीसरी भाषा बनाई गई स्थानीय भाषा। गणित और विज्ञान में जो है तर्क और प्रयोगों पर बल दिया गया। और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा इसलिए दी गई ताकि राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो पाए। देखिए, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसलिए जो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में आपके पास इन 4 विषयों को इनकी अहम भूमिका के कारण जोड़ा गया। उसके बाद है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। अब विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण जो है वो बच्चों के अनुसार हो। मुख्य बात यह कही गई कि इसमें जो है विद्यालय हो या फिर कक्षा हो, उसका जो वातावरण रहेगा वो बच्चों के अनुसार रहेगा। उसके बाद व्यवस्थागत सुधार की, स्कूल में जो है व्यवस्थाएं किस तरह से उनमें सुधार किया जाए। तो इसमें जो बात कही गई, ये कहा गया कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष हो, यानी परीक्षा में किसी तरह से कोई भी जो है पक्षपात की भूमिका ना हो। मूल्यांकन जो होगा वह क्लियर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो परीक्षा और मूल्यांकन दोनों निष्पक्ष हो, ये बात कही गई व्यवस्थापक सुधार के अंतर्गत। अब बात करते हैं प्रमुख सुझाव की। तो जो एनसीएफ 2005 था उसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सुझाव
क्या क्या दिए, तो इसका पहला टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र से संबंधित यह सुधार दिए कि शिक्षण हमेशा सरल से कठिन इस सूत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। फिर कहा गया कि मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। देखिए शिक्षण सूत्र और भी होते हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है ये उन शिक्षण सूत्रों की हो रही है जिन पर एनसीएफ 2005 ने बल दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने बल दिया। इसके बाद कहा कि तार्किक क्रम पर ज्यादा बल देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि तार्किक क्रम पर अधिक बल देना चाहिए। यानी शिक्षण सूत्र के अंतर्गत एक नई चीज जोड़ी गई कि बच्चे की जो है वो लॉजिकल पावर को इंक्रीज किया जाए। बच्चा जितना लॉजिकली सोच सकता है उतना लॉजिकली उससे सोचने को मजबूर किया जाए, सिखाया जाए। उसके बाद बात करते हैं रचनात्मक शिक्षण की। तो रचनात्मक शिक्षण यानी क्रिएटिव टीचिंग को भी हिस्सा बना गया। क्रिएटिव टीचिंग का मतलब हो गया कि जीवन को या विद्यालय की शिक्षा को किससे जोड़ा जाए, जीवन से जोड़ा जाए। यानी विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उसे जीवन से जोड़ा जाए। उस शिक्षा को किससे जोड़ा जाए, जीवन से जोड़ा जाए। यानी वास्तविक जीवन में जो शिक्षा मिल रही है वह और विद्यालय की जो शिक्षा है वो दोनों आपस में एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और कही गई कि खेल द्वारा सीखने पर बल दिया गया। खेल द्वारा क्या होता है, देखो बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है और वह जो है आनंद के साथ साथ सामूहिक रूप से खेलता है या सामूहिक रूप से सीखता है। तो इस कारण जो है खेलने पे बल दिया गया। तो खेलने पे बल देने का कारण क्या था कि बच्चे को उससे आनंद की अनुभूति होती है। जब बच्चे आनंद की अनुभूति होगी तो जल्दी सीखेगा। और साथ में जो है कहा गया कि वो सामूहिक रूप से सीखता है। उसके बाद बात करते हैं चौथे सुझाव की, तो वो है आपके पास अंतःक्रिया। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को जो है अंतःक्रिया मिलने से क्लासरूम टीचिंग जो है वो आपके पास इंटरेक्टिव होगी। यानी इसमें कहा गया कि शिक्षण में बालक या विद्यार्थियों को अवसर दिए जाए। जैसे आप अपनी क्लास में ये ना हो कि बच्चे को जो है अवसर नहीं दे रहे हैं, बच्चे को भी आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। और कभी कभी जो है बच्चे को भी शिक्षण के लिए अवसर देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर किसी टॉपिक को बच्चों को बांट दीजिए तो बच्चों को कहिए कि इस टॉपिक पे वो पर्टिकुलर बच्चा तैयार करके आएगा। तो इस तरह से बच्चों को हर तरह के अवसर मिले और बच्चे ताकि अपने अंदर की चीजों को या अपने अंदर के कौशलों को बाहर ला पाए। अब बात करते हैं गणित संबंधी सुझाव की। तो अभी मैंने बताया कि गणित संबंधी सुझाव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि बच्चों को जो है तार्किक विकास किया जाए। तार्किक विकास मीन्स लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ा दी जाए। जितना हो सके बच्चे को जो है लॉजिकल क्षमता उसकी डेवलप की जाए, तो इस पे बहुत बल दिया गया। और गणित में जो है लंबी आवर्ती, यानी एक इम्पॉर्टेंट बात गणित में कही गई कि लंबी आवर्ती का ज्ञान हो। अब लंबी आवर्ती से अर्थ क्या है, लंबी आवर्ती का मतलब है कि बच्चा जो है गणित की एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को जोड़ पाए। यह इंपॉर्टेंट बात कही गई कि बच्चे को गणित में इस तरह से तैयार किया जाए कि वह एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को जोड़े और नई नई चीजों को सीखे। ये लंबी आवर्ती का मतलब क्या है, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को जोड़ना। फिर बात करते हैं कला शिक्षा की। कला शिक्षा के लिए क्या कहा गया कि इसको इस तरह से देखा जाए ताकि सांस्कृतिक तत्वों का विकास हो।
यानी बच्चे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विकास हो। तो ये भी बात कही गई एनसीएफ में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे प्रश्न बन सकता है कि जो एनसीएफ है उसने कहा कि बच्चे को जो है ये चीज का ज्ञान कराया जाए कि वह सूचना को ज्ञान मानने से बचे। यानी कोई भी सूचना हमेशा ज्ञान नहीं होती है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में बच्चे को डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन जो होता है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकती है। आपको कहीं से सूचना मिली है तो उसकी सत्यता की जांच आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज ऑलवेज क्या होती है, ट्रू होती है। और अगर इंफॉर्मेशन को बच्चा नॉलेज समझेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझने से बच्चा बचे। यानी उसको इस तरह से ना बताया जाए चीजों को कि वो इंफॉर्मेशन को भी नॉलेज ले ले। तो ये है एनसीएफ के पूरी निचोड़। इससे ज्यादा जो है आपको एनसीएफ में इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। इसमें सारी चीजों को मैंने कवर किया है शॉर्ट शॉर्ट में। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका एनसीएफ इससे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो बार आप वीडियो को देखिए और उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएंगी सारी चीजें। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताए हैं, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वही मैं आपको बताता हूँ। डिटेल में जाएंगे तो एनसीएफ आपका 4 क्लास में पूरा होगा। यहाँ एनसीएफ की सारी चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी वॉच टाइम को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं चीजों को शॉर्ट में आपके लिए लेके आऊंगा। इसी तरह से मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। ये था आपके लिए वीडियो। होपफुली आपको ये नॉलेज और ये पसंद आया होगा और एनसीएफ आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आप चैनल में पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर देखिए। एक मैंने रीजनिंग की भी वीडियो डाली हुई है और साथ में जो है 3-4 टॉपिक साइकोलॉजी के कवर किए हैं। वो सारे टॉपिक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपके साथ लेके आऊंगा एक नई वीडियो।